पिछले कुछ दिनों से पूरे भारत के अंदर ही हर तरफ बाइकॉट टर्की और सिर्फ बाइकॉट टर्की नजर आ रहा है। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक, यूट्यूब से लेकर एक्स मतलब के ट्विटर तक, जहां भी नजर उठाइए हर तरफ लाखों की तादाद में ऐसे हैशटैग्स, ऐसे ट्रेंड नजर आ रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ टर्की के बाइकॉट की मुहिम चलाई जा रही है। टर्की के प्रोडक्ट्स, टर्की की एयरलाइन और तो और ठेलों पर बिकने वाले तुर्की के जो सेब हैं उन तक का बाइकॉट किया जा रहा है। और इन तमाम चीजों से भी ऊपर उठकर जो चीज सबसे ज्यादा टारगेट पर है, जिस चीज को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है, वो है टर्की का टूरिज्म। मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर भारत के बेशुमार लोग अपनी पूरी जिंदगी में अब टर्की कभी भी घूमने न जाने की कस्में खा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अब ऐसी बहुत सारी पोस्ट, ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जिसमें लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ टर्की जाने की ऑलरेडी बुकिंग कर भी चुके थे, लेकिन अब वो ये बुकिंग कैंसिल कर चुके हैं। एक्स के जिसको ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था, उस पर भारत की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई इस पोस्ट को देखिए। इसमें इन्होंने ऐलान किया है कि टर्की की एक मशहूर यूनिवर्सिटी के साथ इनका जो एक 3 साल का एग्रीमेंट हुआ था उसको इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया है। और साथ ही इस पोस्ट में इन्होंने नेशन फर्स्ट का एक हैशटैग लगाया है जो क्लियरली ये बता रहा है कि इनका ये कदम भी उसी बॉयकॉट मुहिम का हिस्सा है। उदयपुर की एक मार्बल एसोसिएशन है कि जिसको इंडिया में सबसे ज्यादा मार्बल इंपोर्ट करने वाली एसोसिएशन के तौर पर जाना जाता है, उसने इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिखा है और ये रिक्वेस्ट की है कि हम चाहते हैं कि टर्की से आने वाले मार्बल पर रोक लगाई जाए। और तो और ऐसी बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज भी हैं कि जो अभी तक तो टर्की के पैकेजेस ऑफर करती आई थी, मगर अब उन्होंने इस पर रोक लगा दी है। और जाहिर सी बात है, रीजन बताया है बाइकॉट टर्की को। और हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल भी ना भूलें कि इस पूरी मुहिम में टर्की के साथ साथ अजरबैजान को भी टारगेट पर लिया जा रहा है और खास तौर से अजरबैजान के टूरिज्म को निशाना बनाया जा रहा है। मगर वो एक सवाल कि जो इस पूरी बॉयकॉट मुहिम के बीच में आप में से भी ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक बार जरूर आया होगा, वो ये है कि क्या ये पूरी मुहिम टर्की के ऊपर वाकई कोई असर डालेगी? क्या इस पूरी मुहिम से, क्या इस तरह के बाइकॉट से टर्की को वाकई झुकाया जा सकता है, या फिर इससे कुछ भी नहीं होने वाला है? साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि आखिर टर्की और पाकिस्तान की इस गहरी दोस्ती का और टर्की और भारत की इस गहरी दुश्मनी का इतिहास क्या है? या फिर अगर इसको दूसरी तरह से कहें तो टर्की और पाकिस्तान की ये दोस्ती अभी कुछ दिन पहले ही या कुछ महीने पहले ही शुरू हुई है, जबकि ये सच नहीं है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के साथ टर्की की दोस्ती और दुश्मनी की जो जड़ें हैं वो काफी गहरी हैं, जिसका राज इतिहास के अंदर छिपा हुआ है। तो अपने इन सारे ही सवालों के जवाब तो जानने की कोशिश करेंगे ही, मगर उससे पहले नजर डालते हैं अभी ताज़ा मामले पर, जिसकी वजह से ही अचानक से ये टर्की के बॉयकॉट की मुहिम शुरू की गई थी। तो दोस्तों, इस पूरे मामले का आगाज उस वक्त हुआ कि जब पहलगाम में होने वाले आतंकवादी हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बनने शुरू हो गए थे। टर्की की एक्टिविटीज और टर्की के बयानों के जरिए से शुरू से ही ये महसूस होने लगा था कि टर्की पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा होने जा रहा है। टर्की ने अपने बयानों के जरिए से तो पाकिस्तान की साइड ली ही, साथ ही इसी बीच टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात भी की, जिसमें जाहिर है अर्दोगान ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट देने का वादा किया। और तो और जंग शुरू होने से पहले ही टर्की की एक नेवल शिप कराची पोर्ट पहुंची थी, और तो और टर्की की एयरफोर्स का एक जहाज भी पाकिस्तान पहुंचा था, जिसके बारे में बताया गया था कि ये कार्गो जहाज है, मतलब कि जो हथियार वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के काम में लिया जाता है, जिसकी वजह से शक और भी ज्यादा गहरा हो गया था कि हो ना हो इमरजेंसी जैसे हालात में टर्की की तरफ से लगातार पाकिस्तान को हथियार भेजे जा रहे हैं। हालांकि टर्की की तरफ से अपने पानी के जहाज को लेकर भी और हवाई जहाज को लेकर भी सफाई दी गई कि हाँ, ये दोनों पाकिस्तान में आए तो, लेकिन इस जंग से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जाहिर है सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जान रही थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। और उसके बाद फिर इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी इंडिया के ऊपर हमले होने शुरू हो गए थे, तो जो ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से मेनली इस हमले में, इस जंग में इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो दरअसल टर्की के ही ड्रोन थे। ये खबर एक बार इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म होना थी कि उसके बाद पूरे भारत के अंदर टर्की के खिलाफ एक माहौल तैयार होने लगा। मेनली सोशल मीडिया के ऊपर तभी से इसके बॉयकॉट की मुहिम शुरू की गई कि जो अब जोर पकड़ चुकी है। टर्की के साथ साथ जाहिर है इस मुहिम में अजरबैजान को भी निशाने पर लिया
लिया गया, क्योंकि वो भी एक ऐसा देश था कि जो इन तमाम मामलात में बिल्कुल टर्की की तरह ही पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ नजर आया। अब यहाँ पर हम लोगों के लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब ये तीनों देश एक साथ इस तरह से खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि पहले भी अलग अलग मौकों पर ये तीनों देश एक साथ खड़े हुए नजर आते रहे हैं। बल्कि ये तो अपने इस गैंग को, अपने इस ग्रुप को थ्री ब्रदर्स का नाम देते हैं और बाकायदा साथ में मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह भी कर चुके हैं। और तो और आखिरी बार 2020 में जब इन तीनों में से अजरबैजान की जंग अर्मेनिया के साथ हुई थी, तब बाकी के दोनों देश यानी कि टर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान का खुलकर समर्थन किया था। और तो और उस जंग में अजरबैजान की तरफ से सबसे अहम किरदार टर्किश ड्रोन्स ने ही अदा किया था। टर्की और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात की जाए तो अगर पिछले 50, 60, 70 साल के पूरे इतिहास पर भी नजर डाल ली जाए तो ऐसा बहुत कम ही नजर आएगा कि जब इंडिया और टर्की के रिश्ते अच्छे रहे हों, वरना या तो ज्यादातर खराब रहे हैं या फिर कभी कभार ठीक ठाक रहे हैं। कई बार दोनों ही तरफ से अलग अलग मौकों पर रिश्तों को अच्छे करने की कोशिश की भी गई, मतलब कि क्लोज आने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामयाब ही साबित हुई। इससे उलट अगर पाकिस्तान की तरफ नजर डाली जाए तो टर्की की फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया है, और ख़ास तौर से 1970 और 72 के दौर के बाद से तो इन दोनों के रिश्ते और भी ज़्यादा अच्छे होते चले गए, और फिर अर्दोगान के दौर में तो ये रिश्ते अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। और उसकी मेन वजह भी कुछ और नहीं बल्कि ये आइलैंड था, ये टापू था कि जिसको दुनिया में साइप्रस के नाम से जाना जाता है। साथियों, कई सदियों तक लगातार सल्तनत उस्मानिया के अंडर में रहने वाला ये जो टापू है, मतलब कि साइप्रस, इसके ऊपर आज की डेट में दो अलग अलग नस्लों के लोग रहते हैं, मतलब कि तुर्क भी रहते हैं और दूसरी तरफ मौजूद जो ग्रीस है उसकी नस्ल के ग्रीक लोग भी रहते हैं। 1960 के दौर में जाकर इसको ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, मगर फिर 1974 के दौर में ग्रीस की मदद से यहाँ पर एक तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। इसी वक्त ही फिर टर्की ने भी अपनी नस्ल मतलब के तुर्क लोगों को बचाने का हवाला देते हुए इसके ऊपर हमला बोल दिया और लगभग 37% के करीब टापू को अपने कंट्रोल में ले लिया। उस वक्त से लेकर आज तक ये टापू दो टुकड़ों में बटा हुआ है, मतलब कि एक तो साउथ साइप्रस है जो जाहिर है ग्रीस या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में रहता है, जबकि जो नॉर्थ साइप्रस है उसको टर्की ने एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में टर्की के अलावा सिर्फ एक ही ऐसा देश है कि जो इस नॉर्थ साइप्रस को एक देश के तौर पर मान्यता देता है, और उस देश का नाम है पाकिस्तान। दूसरी तरफ टर्की भी लगातार दशकों से कश्मीर के मैटर पर फिर पाकिस्तान का साथ देता आया है, इतना खुलकर साथ देता आया है कि OIC या UN वगैरह की जो सभाएं वगैरह होती हैं उनमें भी राष्ट्रपति अर्दोगान को कश्मीर के लिए बोलते हुए देखा गया है। हालांकि जब भी टर्की की तरफ से कश्मीर को लेकर कोई इस तरह का मुद्दा उठाया जाता है, कोई बयान दिया जाता है, तो भारत की तरफ से भी उसका जवाब जरूर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही मामला आप लोगों को अजरबैजान के केस में भी नजर आएगा, क्योंकि उसकी अर्मेनिया के साथ जो लड़ाई है एक नागोरो काराबाख के इलाके को लेकर, उस इलाके के केस में भी टर्की और पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर अजरबैजान का खुलकर समर्थन करते हैं। बदले में अजरबैजान भी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का और साइप्रस के मामले में जाहिर है टर्की का साथ देता है। अब जब इन तीनों का इस तरह से एक ट्रायंगल तैयार हो चुका है तो जाहिर है फिर इंडिया भी इसमें आता है, लेकिन वो ऑपोजिट साइड से आता है। मतलब जब अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो इंडिया उसके सबसे बड़े दुश्मन अर्मेनिया का खुलकर साथ देता है। बाकायदा एडवांस हथियार या मिलिट्री से जुड़ी हुई बाकी चीजों में भी उसकी इंडिया की तरफ से मदद की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही मामला टर्की के केस में भी नजर आता है, जहां पर इंडिया साउथ साइप्रस या ग्रीस वगैरह के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि ग्रीस भी टर्की का बिल्कुल वैसा ही पुराना और कट्टर दुश्मन है जैसा पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है। अब अगर बात करें इस बारे में कि ये जो बड़े लेवल पर हर जगह टर्की का बॉयकॉट चल रहा है तो इसका टर्की के ऊपर कोई खास असर पड़ेगा भी या नहीं, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आपको एक पुरानी घटना याद दिला देते हैं। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले भारत का हमारे एक पड़ोसी और छोटे से देश मालदीव के साथ भी कोई मामला हुआ था, जिसके बाद फिर बड़े लेवल पर पूरे इंडिया में मालदीव का जो टूरिज्म है उसका बॉयकॉट शुरू किया गया था। और वो बॉयकॉट सक्सेसफुल भी रहा था, क्योंकि बहुत जल्द ही मालदीव को घुटनों पर आना पड़ा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि टर्की ना तो मालदीव है और ना ही टर्की की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री की तरह काम करती है। वैसे तो टर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री भी जो टर्की की इकोनॉमी है उसमें एक अहम योगदान देती है, लेकिन मालदीव की तरह नहीं है, क्योंकि मालदीव के केस में मालदीव
ये पूरी तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री पर ही डिपेंड नजर आता है। जबकि टर्की तो एक ऐसा देश है कि जो बाकी बहुत सारे फील्ड्स के लिए भी काफी मशहूर है, वो नेटो का हिस्सा है। डिफेंस के मामले में आजकल दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में गिना जाता है और उसकी जो वेपन इंडस्ट्री है वो भी पिछले कुछ सालों से कुछ ज्यादा ही बूम कर रही है। खास तौर से उसके जो ड्रोन्स वगैरह हैं वो दुनिया में काफी मशहूर हुए हैं। दुनिया के कई अलग अलग देश उसके हथियार खरीदते हैं और दुनिया के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में उसके हथियार नजर आते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री पर नजर डालें तो 2023 की ही बात कर लें तो 2023 में 56.7 मिलियन टूरिस्ट ने टर्की को विजिट किया था, जिसकी वजह से फिर ये दुनिया की उन टॉप 5 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया था कि जहां पर दुनिया भर के लोग सबसे ज्यादा घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये जो 2023 में 5.5 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट टर्की में घूमने के लिए गए थे, इसमें इंडिया से जाने वाले लोगों का आंकड़ा 3 लाख से भी कम था। तो जाहिर सी बात है टर्की जाने वाले लोगों का जो टोटल नंबर है उसका ये 1% भी नहीं बनता है। तो इसीलिए ये कहना कि इस तरह के बॉयकॉट के जरिए से टर्की की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को ही कोलैप्स किया जा सकता है, उसको हिलाया जा सकता है, तो ये चीज मुमकिन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि नंबर हद से ज्यादा कम होने की वजह से बॉयकॉट का असर अभी तो नजर नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि टर्की को 2 तरह से नुकसान जरूर होने वाला है। पहला नुकसान तो ये कि इंडिया से आने वाले लोगों का नंबर भले ही कम हो, लेकिन टर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि इंडियन मार्केट सबसे ज्यादा ग्रोइंग मार्केट है। मतलब यहाँ से आने वाले लोगों का जो नंबर था वो हर साल कई गुना बढ़ रहा था। 2023 और 24 के सालों में भी ये ग्रोथ लगभग 20% के करीब रिकॉर्ड की गई थी, जिसका सीधा सा मतलब ये निकल कर आता है कि इंडिया में टर्की घूमने का जो ट्रेंड है वो पिछले कुछ सालों से बूस्ट हो रहा था और आने वाले सालों में कुछ ज्यादा ही ऊपर जाने वाला था, जिसके ऊपर इस बॉयकॉट का असर सीधे तौर पर नजर आएगा। दूसरा नुकसान ये होगा क्योंकि ये भी नोटिस किया गया है कि इंडिया से जो लोग घूमने के लिए जाते हैं वो टर्की में खर्चा अच्छा करते हैं। खास तौर से पिछले कुछ सालों में इंडियंस में ये ट्रेंड भी नोट किया गया है कि वो लग्जरी इवेंट्स या फिर अपनी शादियां वगैरह भी टर्की में करना खूब पसंद करते हैं। फिल्म्स वगैरह की शूटिंग भी टर्की में खूब की जाती है और जाहिर है ये वो चीजें हैं कि जिनके ऊपर बड़े लेवल पर पैसा खर्च किया जाता है। तो इस मामले में भी टर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री में अचानक से ड्रॉप रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा टर्की के बाइकॉट के असरदार होने के कम चांसेस इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ना तो इंडिया टर्की के ऊपर ज्यादा डिपेंड है और ना ही टर्की इंडिया के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। और जब दुनिया के कोई भी 2 देश एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं और फिर ऐसी कंडीशन में अगर अचानक से बाइकॉट की मुहिम शुरू होती है तो सारा सिस्टम हिल जाता है। लेकिन क्योंकि जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि पिछले कई दशकों से ही लगातार टर्की और इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे हैं, ये दोनों ज्यादा क्लोज भी नहीं आए हैं, तो इसीलिए ऐसी कंडीशन क्रिएट भी नहीं हुई है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाएं। इसीलिए पाकिस्तान और अजरबैजान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का सबसे असरदार तरीका वही है कि जिस पर इंडियन गवर्नमेंट पिछले कई सालों से चलती भी आ रही है। मतलब अगर अजरबैजान इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल उसी कानून के हिसाब से अजरबैजान के खिलाफ इंडिया आर्मेनिया के साथ खड़ा हो जाए। बिल्कुल वैसे ही टर्की के केस में भी हम देख ही रहे हैं कि इंडिया और ग्रीस की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही हैं। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।